लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 दिसंबर को दोनों सीटों पर होगी वोटिंग। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव मुलायम सिंह के निधन से खाली है और सीट रामपुर की विधानसभा, आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव मैनपुरी की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दोनों ही सीटों पर 8 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी 5 दिसंबर को पहले दोनों सीटों पर वोटिंग होगी। उसके बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव मुलायम सिंह के निधन से हुआ है, यहाँ पर सीट खाली। और रामपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो आजम खान की सदस्यता रद्द होने के चलते ये सीट खाली हुई है और इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 5 दिसंबर को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि सीट पर कौन बाजी मारेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 दिसंबर को दोनों ही सीटों पर वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुलायम सिंह के निधन से एक और मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हुई, तो वहीं रामपुर की सीट आजम की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। अवनीश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा अवनीत फोन लाइन पर हमारे साथ में है। अवनीत, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। अवनीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा का चुनाव होगा। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट और नतीजों की तारीख भी सामने आ गई है। तो नतीजों की तारीख भी सामने आ चुकी है और मुलायम सिंह के निधन से सीट खाली हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की बात कही जा रही है। और अवनीत एक बार फिर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीत, विधानसभा और लोकसभा दोनों ही जगहों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। अवनीत हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। अवनीत, तो मैनपुरी की सीट खाली है और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। बता दें आपको, मामला समाजवादी पार्टी के संरक्षक मैनपुरी सांसद मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी में उपचुनाव होना निश्चित हुआ है। उपचुनाव की तारीख 5 दिसंबर को है और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अवनीत देखिए, मुलायम सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई है और अब कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर बताया जा रहा है कि समीकरण बैठ रहे थे। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव के नाम को लेकर बहुत सारी बातें कही जाई थी। फिलहाल क्या अब तक कुछ सामने आया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ तारीखों का ऐलान ही हुआ। बता दें, समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव जो उनके पौत्र हैं, उनकी सुनने में आया, उनकी तैयारी चल रही है और जब उन शिवपाल सिंह से पूछा गया है तो वो चुप्पी साध गए हैं। अभी कुछ बताने को वो तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होगा तो वहीं रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ मार्तंड सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तंड, मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगह पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, क्या और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 5 दिसंबर को दोनों ही सीटों पे, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पे 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। उससे पहले 10 नवंबर को जो है अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद दोनों सीटों के लिए, और उसके बाद 17 नवंबर तक का नामांकन का समय रहेगा और 18 नवंबर को नामांकन के पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 21 नवंबर तक जो है जो प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि काफी प्रतिष्ठा की बात है ये समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि मैनपुरी की सीट की अगर बात की जाए, मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। रामपुर
रामपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा होने के बाद ये सदस्यता खत्म की गई थी, जिसके बाद ये रिक्त हुई थी। तो दोनों ही सीटों पे समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इन कोशिशों में है कि जो भी सीटें हैं जिन पे उपचुनाव हो रहे हैं उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये दोनों सीटें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की है। लेकिन उससे पहले बड़ी बात बता दें कि जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है उसको लेकर अभी दांव फंसा हुआ है यादव परिवार में कि आखिर प्रत्याशी किसको बनाया जाए। शिवपाल यादव एक तरफ इंटरेस्टेड है, दिख रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि पहले कई बार वो जाहिर कर चुके हैं। जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव का नाम जब हटा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर मुलायम सिंह नहीं लड़ते तो मैं इस सीट पर लड़ना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर इसको लेकर समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के बीच में क्या समझौता होता है, कैसी सहमति बनती है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों सीटें अगर देखी जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन दोनों सीटें अब रिक्त हो चुकी हैं और इसको कहीं ना कहीं इस पे जो आजमाइश समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से होगी। बिल्कुल, देखिए तैयारियां दोनों पार्टी की ओर से हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मार्तंड, दोनों ही सीटें चाहे मैनपुरी हो या रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती रही है। बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत मिलती रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब आजमगढ़ जीत चुकी है, उसके मन में एक आस भी है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के किले को भेदने के लिए बड़ी तैयारी भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी की सीट पे पहले से नजर थी। अगर पिछले उसमें बात की जाए तो यहाँ पे जो है लगातार पार्टी के पदाधिकारी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दौरे पे रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इन सीटों को लेकर खास रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ की जीत के बाद एक तरफ से आजमगढ़ भी परंपरागत सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। उसके बाद एक रास्ता दिखने लगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो भी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, खासतौर से जैसे मैनपुरी हो गई और रामपुर की अगर बात की जाए तो वो आजम खान की सीट रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लहर में भी वो सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास रही। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन दोनों सीटों पे जीत दर्ज कर एक बड़ा मैसेज दिया जाए और साथ ही साथ 2024 की जो तैयारियां हैं उसको और पुख्ता की जाए। तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है प्रतिष्ठा की बात जहां समाजवादी पार्टी के लिए, वही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक प्रतिष्ठा की बात है कि उपचुनाव में वो किस तरीके का प्रदर्शन करती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में निकाय चुनाव बीच में है, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव है 2024 का। बिल्कुल, देखिए दोनों ही चुनावों पर इस सीट के नतीजों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा मार्तंड। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुलायम सिंह के निधन से सीट खाली हुई मैनपुरी की, ऐसे में मुलायम सिंह के समर्थक जो हैं, क्या लगता है क्या इस बार, क्योंकि इसके पहले भी जब चुनाव हुआ मुलायम सिंह यादव अखिलेश के लिए रण में उतरे थे 22 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार वो नहीं है, उनके बिना ये चुनाव होगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल भी जरूर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इस चीज की है कि आखिर इस सीट पे किस प्रत्याशी को उतारा जाए। क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव खुद विधानसभा में है, अगर वो उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो विधानसभा की सीट खाली हो जाएगी करहल की। लेकिन अगर शिवपाल यादव पहले से इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव चूंकि अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को लेकर सॉफ्ट हो जाता है। मुलायम सिंह का जब निधन हुआ तो उस दौरान उन्होंने खुद जाहिर की कि समाजवादी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी इस पार्टी को अब लेके आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे पहली लड़ाई तो समाजवादी पार्टी यादव परिवार में ही है कि आखिर किसको उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती जो समाजवादी पार्टी के लिए वो है इस जो चुनाव पे में जीत हासिल करना। हालांकि एक सहानुभूति का पक्ष मैनपुरी की सीट में अगर जरूर मिलेगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन अगर रणनीतियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही जो है अपने चुनावी रणनीति के लिए तैयार हो जाती है। अब देखना ये होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और सपा मुखिया जो अखिलेश यादव हैं वो किस तरीके से एक्टिव होते हैं, जमीन पे उतरते हैं और कार्यकर्ता किस तरीके से लगते हैं। क्योंकि एक समय था कि जब मुलायम सिंह का नाम लेकर पार्टी आगे चलती थी, अब मुलायम सिंह नहीं रहे। हालांकि सहानुभूति जरूर रहेगी, लेकिन रणनीति भी बनानी होगी, क्योंकि सामने जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि दोनों जगह सत्ता में है और उसकी रणनीति बाकी पार्टियों से कहीं ना कहीं बहुत आगे रहती है। बिल्कुल, देखिए लेकिन मार्तंड अगर इस सीट की बात करें तो सबसे अहम यहाँ पर यह भी है कि भले उनका गढ़ हो, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव का साथ ना होना, और सबसे
कि शिवपाल सिंह यादव पहले जब मुलायम सिंह थे यहाँ पर तब भी वो ये कह रहे थे कि जब तक नेताजी है मैं तब तक इस सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन नेताजी के बाद इस बात को अब जब नेताजी नहीं है, क्या लगता है शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी से जाएंगे? हालांकि एक तरफ वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर परिवार आएगा तो हम समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी के सामने सिंपैथी भले लोगों को, लेकिन पारिवारिक एकता ये बन पाती है कि नहीं बन पाती है, मुझे लगता है बहुत बड़ी एक समस्या है। जी बिल्कुल, परिवार को एकजुट करना ये काफ़ी समय से 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो है उससे पहले ही जो है परिवार में जिस तरीके का बिखराव आया, खासतौर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, फिर शिवपाल यादव पार्टी से अलग होते हैं, अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं। हालांकि कोई उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसमें यह भी देखना होगा, क्योंकि शिवपाल यादव कई बार जाहिर कर चुके हैं, जब अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि 2024 में नेताजी जो है अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो तभी शिवपाल यादव ने जाहिर किया था कि वो इस सीट से लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक नेताजी लड़ रहे थे, इस वजह से वो नहीं लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, जो चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो परिवार की चुनौती है कि आखिर परिवार में किस तरीके से एकजुटता बनी रहती है और किस तरीके का समझौता होता है। और सबसे बड़ी बात ये होगी देखने वाली कि कौन किसको प्रत्याशी बनाया जाता है, ये भी काफी बड़ी बात होगी। अगर शिवपाल यादव अगर पार्टी में समझौता हो जाता है, शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तब तो सही है। अगर नहीं तो शिवपाल यादव अगर अपनी पार्टी से अगर वहां पे अपना कैंडिडेचर फाइल करते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि फिर जो वोट बैंक है वो दोनों आपसी खेमे में बटेगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस पर क्या निर्णय होता है। लेकिन अगर बात की जाए चुनौती की, तो चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह की सीट है और रामपुर अगर विधानसभा की सीट मानी जाए तो वो आजम खान की। दोनों बड़े नाम है। आजम खान को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत मामलों में गलत तरीके से आजम खान को फंसाया, ये एक राजनीतिक द्वेष के तहत ये काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रतिष्ठा की बात है, दोनों सीटों पे जीत हासिल करना, लेकिन चुनौती उससे बड़ी है कि आखिर परिवार को कैसे एकजुट रखते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी पे इनकी रणनीति भारी पड़े। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी की सीट की हमने बात कर ली। मैनपुरी की सीट पर एक तरफ पारिवारिक अगर एकता हो जाती है, शिवपाल सिंह यादव को उतारते हैं, तभी जाकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि अगर शिवपाल प्रसपा से जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए होगा और ऐसा ना हो ऐसे मौके में बीजेपी मौका जो है वो जीत ले जाए। लेकिन अगर मार्तंड बात करें रामपुर की, आजम खान का बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा रामपुर में है और अभी सदस्यता रद्द हुई। अब ऐसे में यहां पर किस तरह के समीकरण फिट बैठेंगे, इस पर भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर रामपुर सीट की बात की जाए तो रामपुर जो है वो पूरा नाम जो है आजम खान की वजह से जाना जाता है। रामपुर के किसी भी सीट पे चुनाव हो, ये तो खासतौर पे जो रामपुर सदर की सीट है जो खुद आजम खान साहब यहाँ से लड़ते रहे हैं, लेकिन जब से आजम खान के सदस्यता जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती यहाँ भी समाजवादी पार्टी के सामने कि आखिर किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि इस पे सलाह मशवरा आजम खान से जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये उनकी सीट है और उनके ही किसी प्रत्याशी को उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी की लहर थी 2017-2022 दोनों में, लेकिन फिर भी रामपुर सीट जो है वो आजम खान उस पे जीत दर्ज करते हैं और काफी बड़े अंतर से दर्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आजम खान का जो कद है और ये जो सीट है, ये दोनों ही प्रतिष्ठा और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को जीतना, इन सीटों को खासतौर से रामपुर सीट को जीतकर एक मैसेज देना कि जो भी कार्रवाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि द्वेषपूर्ण तरीके से जो उनको फंसाया गया है, ये जो भी मामला है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उस राजनीतिक द्वेष के तहत आजम खान को फंसा रही है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को जीतना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मुजस्सिम हमारे साथ में है रामपुर से फोन लाइन पर। मुजस्सिम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामपुर में अभी आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद सीट खाली, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, फिलहाल किस तरह के समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? क्या लगता है इस बार के उपचुनाव में किस तरह की तस्वीर सामने आएगी? जी, जिस तरीके से हम आजम खान की सजा की बात करें और उसके बाद जो है ये जो सीट यहाँ से शहर विधानसभा 37, जिसमें वो आजम खान 10 बार विधायक रह चुके थे और उसके बाद इनकी जो ये विधायकी रद्द हुई और अब वो सीट खाली हो चुकी है और उसको 5 दिसंबर को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा की गई है कि चुनाव होगा, तो उस पर कहीं ना कहीं जो है उनकी राजनीति एक तरीके से ब्लॉक हो चुकी है और उसके बाद जो विरोधी खेमा सक्रिय नजर आने लगा है। हालांकि जिस दिन आजम खान को सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई थी, तभी से ही विरोधी यानी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे थे इस उपचुनाव को जीतने के लिए।
और आपको बताता चलूँ मैं कि रामपुर एक मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ पर 59% मुस्लिम हैं और 41% हिंदू मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य का फैसला जो आने वाला प्रत्याशी होगा उसका जरूर करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कि कहीं ना कहीं कयासबाजी लगाई जा रही है कि आजम खान के परिवार से कोई ना कोई चुनाव मैदान में जरूर उतरेगा, क्योंकि कारण साफ है कि उनका जो बड़ा बेटा है उसको भले ही चाहे कुछ मुकदमे दर्ज हों, लेकिन उनकी जो पुत्र वधू हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए रामपुर में आजम खान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, जैसा कि आपने भी कहा। लेकिन देखिए अब क्योंकि इसके पहले हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे किलों को भेदा जहां पर बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आगे रहती थी, और आजमगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी। अब रामपुर में जब आजम खान पहले ही सदस्यता रद्द हो चुकी है, इस बार भले ही लाख समीकरणों को सही करने की कोशिश की जाए, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत अभी से करनी शुरू कर दी है, क्या इसका असर भी कुछ देखने को मिल सकता है? मुजस्सम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी और रामपुर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, मैनपुरी की सीट एक तरफ मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई, तो वहीं दूसरी ओर रामपुर में आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई और दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मार्तंड लगातार हमारे साथ में बने हुए। मार्तंड, देखिए आजमगढ़ में हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी पीछे से काम करती रहती है, वो सामने आकर बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन ऐसे मौकों को वो जीत ले जाती है। रामपुर में भी काफी एक्टिव है, भले ही रामपुर के साथ साथ बहुत बड़े क्षेत्र में आजम खान का दबदबा रहता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी हैं, किस तरह से वो उस किले को भेदने की कोशिश करेगी? जी देखिए, अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि आजमगढ़ में भी चुनौती बड़ी थी और आजमगढ़ भी परंपरागत सीट मानी जाती थी। समाजवादी पार्टी खुद मुलायम सिंह यादव वहां से लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और खासतौर से सबसे बड़ी चीज ये रही कि वहां पे जो मुस्लिम वोट है वो भी भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इस जीत ने दरवाजे खोल दिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हालांकि रामपुर की अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज को लेकर आगे बढ़ रही थी और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति बड़ी है और ये एक बड़ी चुनौती भी समाजवादी पार्टी के सामने रहेगी, क्योंकि ऐसे मौके पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, कई जगह देखा गया वो लगातार कारगर भी साबित हुई है। हालांकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आखिर वहां से किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि आजम खान साहब पहले से जो है वो उनके ऊपर मुकदमे हैं और जिसको लेकर उनको सजा सुनाई जा चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। वहीं उनके बेटे की बात की जाए तो उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सामने भी ये चुनौती है कि आखिर किस चेहरे को सामने लाया जाए। हालांकि ये जरूर है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से होगा वो बिना आजम खान की मर्जी का नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आजम खान के परिवार से भी लाया जा सकता है या फिर आजम खान के किसी करीबी को यहाँ चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो चुनौती है उनके सामने वो सबसे बड़ी है भारतीय जनता पार्टी और उसकी रणनीति। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, अपने छोटे छोटे गोल सेट करती है, फिर उसको अचीव करने के बाद उस गोल को बड़ा कर देती है और बड़े टारगेट की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति यहाँ भी जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। और बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आजम खान कद्दावर नेता हैं और लगातार कई बार से जीतते रहे हैं, 10 बार से वो विधायक रहे हैं। तो ये एक चुनौती भी रहेगी कि किस तरीके से इस सीट को समाजवादी पार्टी जीते, और सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि आखिर चेहरा कौन हो। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए हैं, क्योंकि रामपुर में आजमगढ़ की पद प्रतिष्ठा बरकरार रहे, इस बात का भी जलवा यहाँ पर देखना होगा। क्योंकि रामपुर की अगर हम बात करें मार्तंड, तो ये वही सीट है जहाँ पर जेल में रहते हुए आजम खान ने चुनाव जीत लिया था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस सीट को जीतना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जीतती जाती है, तो मुझे लगता है कि जिस काम पर वो मेहनत कर रही है, क्योंकि मुस्लिमों का साथ के बिना आजमगढ़ की जीत असंभव थी, और फिलहाल अगर वहां पर मिली, तो रामपुर और मैनपुरी में जो मेहनत हो रही है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मेहनत कर रही है और कितनी सफल हो पाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर ये दोनों सीटें हैं, चाहे मैनपुरी की लोकसभा सीट हो चाहे रामपुर की विधानसभा सीट, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पे चुनाव हो रहे हैं और एक साल पहले हो रहे हैं, एक साल बाद जो है लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पे जिस भी पार्टी की जीत होगी वो एक बड़ा मैसेज जाएगा। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा था, अगर हमने देखा कि यहाँ पे लखनऊ में बाकायदा जो है पसमानदा समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग सम्मेलनों में शामिल हुए और उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया मुस्लिम समाज को कि हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जो लाभ लेने वाले लोग हैं, जिन तबकों को मिला है, उसमें मुस्लिम समाज का, खासतौर से पसमानदा समाज इसमें शामिल है। अगर बात करें पसमानदा समाज का तो सबसे ज्यादा वोट जो है मुस्लिम समाज का इसी पसमानदा समाज से आता है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको टारगेट करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये रामपुर में भी ये देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव। हालांकि चुनौती बड़ी है, लेकिन आजमगढ़ ने एक रास्ता जरूर है। आजमगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जीत हासिल की और सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो रिपोर्ट्स थे उसमें ये भी कहा गया कि मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। हालांकि इससे पहले जो 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में भी इस चीज को कहा गया कि मुस्लिम अब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर रामपुर में किस तरीके से ये मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होता है और सबसे बड़ी चीज है आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है कि आखिर किस बड़े चेहरों को वहां उतारती है। क्योंकि दोनों ही सीटें एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत अहम है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीटें काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के किले को भेदने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी तो ये इसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत शुक्रिया मार्तंड आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने